यूरोप के एक बहुत बड़े फिलोसोफर रूसो ने कहा था, When people shall not have anything to eat, they will eat the rich। इस स्टेटमेंट से रूसो ने सोसाइटी में हो रही इकोनॉमिक इनिक्विटी के ऊपर निशाना साधा था। मतलब जब गरीबों के पास खाने को खाना नहीं होगा तो वो अमीरों को खाएंगे। दोस्तों, आज भारत में इकोनॉमिक इनिक्विटी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, पर ना कोई इस पे बात करने वाला, ना कोई डिबेट करने वाला है, ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी इसके लिए है, ना कोई मीडिया हाउस इस चीज पे डिबेट कर रहा है, ना इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहा है। आज भारत का इतना ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी बिजनेस सेक्टर में डुओपोली और मोनोपोली क्रिएट किया जा रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट बेस्ट एग्जांपल है टेलीकॉम सेक्टर। भारत में जीडीपी ग्रोथ होते हुए भी बहुत सारे लोग इस ग्रोथ का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इनिक्विटी के बारे में, बट आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक इनिक्विटी होता क्या है। मान के चलिए एक देश है, उस देश में दो लोग रहते हैं, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू 40 रुपए कमाता है, मुन्नू 150 रुपए कमाता है। दोनों को मिलाकर होते हैं 190 रुपए। मतलब उस कंट्री का जो जीडीपी है 190 है। कुछ दिन बाद चुन्नू 20 रुपए कमाता है और मुन्नू 300 रुपए कमाता है। दोनों को मिलाकर होते हैं 320 रुपए। मतलब उस कंट्री का जीडीपी 320 हो चुका है। इसमें उस कंट्री का जो जीडीपी है 190 से सीधा 320 पहुंच चुका है। इससे समझ में आता है कि उस कंट्री का जो जीडीपी है, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। बट ये दोनों लोगों के बीच में जो इनकम डिफरेंसेस है, इस कारण एक धड़ा तो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो चुका है, दूसरा बहुत ही गरीब होते जा रहा है। इसी डिफरेंसेस को हम बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। दोस्तों, आज भारत की इकोनॉमी दुनिया का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और स्टिल ग्रोइंग है, और 2040 तक सेकेंड लार्जेस्ट बनने की कगार पे है। बट इतने ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हुए भी दुख की बात यह है, इसके साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे सोसाइटी में इनकम इक्वलिटी या फिर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी बढ़ती जा रही है। मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है और संघर्ष बढ़ता जा रहा है। गरीबों का तो पूछो ही मत। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ सेलेक्टिव है? क्या इसका हिस्सा हम सब है या नहीं, या फिर इसका हिस्सा बस कुछ परसेंट इंडियन पॉपुलेशन है? और क्यों भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा सारे भारतवासी चाह कर भी नहीं बन पा रहे हैं? रिसेंटली भारत में किए गए इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के ऊपर एक सर्वे का रिपोर्ट आया है। इस सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 100% पॉपुलेशन में से मात्र 5% पॉपुलेशन के पास लगभग पूरे भारत में जितना भी प्रॉपर्टी है उसमें से 60% प्रॉपर्टी इन 5% पॉपुलेशन के पास है, और 1% पॉपुलेशन के पास तो पूरे भारत का लगभग 60% ज़्यादा पैसा जमा है। और दूसरी तरफ भारत के 50% पॉपुलेशन के पास टोटल प्रॉपर्टी में से मात्र 3% प्रॉपर्टी इन 50% पुअर इंडियन पॉपुलेशन के पास है। तो सोचने वाली बात है, एक तरफ तो 5% इंडियन पॉपुलेशन है जिनके पास पूरे भारत का 60% प्रॉपर्टी है, और दूसरी तरफ 50% इंडियन के पास पूरे भारत का मात्र 3% प्रॉपर्टी है। कितना बड़ा इकोनॉमी गैप है, कितना बड़ा गैप है। कहाँ से डेवलपमेंट होगा, कहाँ से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा? इसलिए आज भी भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्री, जबकि आज भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2040 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के कगार पे है। फिर भी इतना बड़ा गैप है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के टॉप 21 अमीर आदमियों के पास, भारत के 70 करोड़ लोगों के पास मिलाकर जितना प्रॉपर्टी बनता है, इनसे भी कई ज़्यादा प्रॉपर्टी इन 21 अमीर लोगों के पास है। सोच के देखिए कितना बड़ा डिफरेंसेस है। मतलब एक तरफ तो 21 अमीर आदमी है, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग हैं। इन 70 करोड़ लोगों के पास जितना प्रॉपर्टी और वेल्थ है, उससे भी कई ज़्यादा वेल्थ और प्रॉपर्टी इन 21 आदमियों के पास है। इतना बड़ा इकोनॉमिक डिफरेंसेस। ये सब डाटा आपको डरा देगा और आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि सच में इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डिफरेंसेस है इंडिया में। इन कुछ सालों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण बिलियनर्स की संख्या भी बढ़ी है। साल 2020 में 120 बिलियनर्स थे, बट 2022 में बिलियनर्स की संख्या है 166 हो चुकी है। मतलब इकोनॉमी, जीडीपी सब ग्रो हो रहा, वेल्थ भी क्रिएट हो, सब कुछ हो रहा, बट साथ ही साथ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी बढ़ रहा। मतलब एक तरफ तो वो लोग हैं जो इनके पास पूरे भर भर के पैसा आते जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा करके पैसा आ रहा है। इसी कारण भारत में आज इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 से 2021 के बीच में जितने भी वेल्थ और प्रॉपर्टी क्रिएट हुए हैं, उनमें से 40% वेल्थ और प्रॉपर्टी मात्र 1% इंडियन पॉपुलेशन के पास गया है। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंसेस है। 1% पॉपुलेशन ने 2012 से 2021 के बीच में 40% से ज़्यादा प्रॉपर्टी और वेल्थ क्रिएट किए हैं। बाकी के 60% प्रॉपर्टी और वेल्थ 99% इंडियन पॉपुलेशन ने क्रिएट किया है। बट ये जो डाटा होगा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब डाटा होगा। साल 2021 कोविड के बाद भारत के टॉप अमीर आदमियों के वेल्थ में 32% का इंक्रीमेंट देखने को मिला।
जो कि अच्छी बात है, पर साथ ही साथ इकोनॉमी इनइक्वलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि 2021 के बाद से नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में और उनके वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि भारत में इकोनॉमी इनइक्वलिटी पहले नहीं थी, बट समय समय पर यह मल्टी डायमेंशन होता रहा है। बट जब कोविड पैंडेमिक आया तो इकोनॉमी इनइक्वलिटी और भी बढ़ा और गंभीर होते गया। 2019 में भारत सरकार ने अपने बजट में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया, और साथ ही साथ जो न्यू इंडस्ट्रीज थे उन पर मात्र 15% का कॉर्पोरेट टैक्स लगाया। इस कारण भारत सरकार को टैक्स रेवेन्यू में 16% का घाटा होने लगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार ने जानबूझकर कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% कर दिया ताकि इन इंडस्ट्रीज से इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा मंगा जाए। बट क्या सच है क्या झूठ, आप जरूर कमेंट करना। टैक्स रेवेन्यू में हो रही घाटे से उभरने के लिए भारत सरकार ने जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स को इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ डीजल पेट्रोल के में जो टैक्स लगता था सेंट्रल एक्साइज टैक्स, उसको भी 2019 में इंक्रीज कर दिया, जिस कारण भारत सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सरकार को फायदा तो हुआ, पर दूसरी तरफ आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। खाने पीने पहनने वाले चीज़ों के दाम बढ़ गए। महंगाई के कारण मिडिल क्लास और गरीब जनता की कमर और भी ज़्यादा टूट गई। इसमें हैरान करने वाली बात यह है, और शायद आपको भी याद होगा कि 2019 से पहले और 19 के बाद भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम होते हुए भी भारत सरकार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाते जा रहे थे। साफ समझ में आता है कि 2019 में इंडस्ट्री पॉलिसी में हुए घाटे से उभरने के लिए ऐसा किया गया होगा। शायद ऐसे फैसलों से भी इकोनॉमी इनइक्वलिटी बढ़ती है, क्योंकि सरकार ने अमीरों का टैक्स तो माफ कर दिया, बट सरकार के इस फैसले से इनके टैक्स रेवेन्यू में कमी आई, तो उस घाटे को वसूलने के लिए सरकार ने जीएसटी और डीजल पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीज कर दिए, और इसका असर आम जनता पर हुआ, क्योंकि जीएसटी और डीजल पेट्रोल के थ्रू आम जनता इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है भारत सरकार को। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 50% पॉपुलेशन को भारत के 10% अमीर आदमियों से 6% ज्यादा टैक्स देना पड़ा जीएसटी के थ्रू। सरकार की इन्फ्लेशन पॉलिसी भी एक फैक्टर हो सकता है इकोनॉमी इनइक्वलिटी का। अगर अर्बन और रूरल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहता है। साल 2022 सितंबर का डाटा लेते हैं तो इसमें दिखेगा अर्बन इन्फ्लेशन 7.27% है और रूरल 7.56%। सिटी में आमतौर पर लोगों के पास पैसा होता है, पर गांव में लोगों के पास आमतौर पर इतना पैसा नहीं होता। मतलब किसी भी चीज़ के लिए सिटी वाले जो कि ज़्यादा कमाते हैं कम खर्च करते हैं, और गांव वाले जो कि कम कमाते हैं उसी चीज़ के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं। इस कारण भी इकोनॉमी इनइक्वलिटी बढ़ता है। बैंकों के साथ हो रहे फ्रॉड भी एक फैक्टर हो सकता है इकोनॉमी इनइक्वलिटी का। एक तरफ तो बैंक हाई इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन दे रही है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का लोन माफ कर दिया है। कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैंकों का पैसा लूट कर दूसरे देश भाग गए हैं। सरकार ने इन 6 सालों में लगभग 11 लाख करोड़ लोन को एनपीए घोषित कर दिया है, जिस कारण बैंक इतने बड़े अमाउंट से हाथ धो बैठी है। साथ ही साथ बैंक उन पैसों से भी हाथ धो बैठे हैं जो लोग फ्रॉड कर इंडिया छोड़कर भाग चुके हैं। तो सवाल ये है, ऐसा क्या किया जाए कि इकोनॉमी इनइक्वलिटी को कम करें। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 100 बिलियंस के एसेट पे अगर 2.5% का टैक्स या फिर 10 बिलियन के ऊपर 5% का टैक्स लगाया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1.4 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है। इस पैसे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल के डेवलपमेंट में खर्च करे तो अच्छा है, जिस कारण बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे और गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन से ही एम्पावरमेंट मिलता है। आजकल डिजिटल ज़माना है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां रातों रात ग्रो हो जाती हैं, तो ऐसे कंपनियों पर भी अपन टैक्स लगा सकते हैं। सरकार चाहे तो टैक्स लगा सकती है। इस तरह का टैक्स को बोलते हैं हम विंडफॉल टैक्स। कई अमीर आदमी जब अपने प्रॉपर्टी और वेल्थ अपने इनहेरिटेंस को ट्रांसफ़र करती है तो सरकार चाहे तो इस पर भी टैक्स लगा सकती है और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सारे मनी को, पैसे को ह्यूमन डेवलपमेंट में खर्च कर सकती है। रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सजेशन दिया गया है कि नॉर्मल लोगों पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उसको कम करने की ज़रूरत है। खासकर वो सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, उन सब चीज़ों पर जीएसटी रेट कम करना चाहिए और जो लग्जरी चीज़ें हैं उन पर जीएसटी इंक्रीज़ कर देना चाहिए। यानी गरीब लोगों पर कम जीएसटी और अमीर लोगों पर ज़्यादा जीएसटी, ताकि इनकम इक्विटी को कम और बराबर किया जा सके।